पैरोकार संस्था पत्रिका, उसके आदरणीय संपादक मंडल और इब्रार जैसी महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित संस्था के अधिकारियों के प्रति मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि इस तरह की एक महत्वपूर्ण करने की आवश्यकता समझी आपने। बहुत कम लोग होते हैं जो चीजों की प्रासंगिकता को समझ पाते हैं और समझने के बाद उसे धरती पर उतारने की, जिसको हम कहते हैं कि ग्राउंड जीरो पर काम करना, उसके लिए कार्यान्वित हो पाते हैं। तो इसके लिए निश्चित तौर पर पैरोकार जैसी संस्था और इब्रार जैसी संस्था का जो ये संयुक्त तत्वावधान में ये कार्यक्रम हो रहा है, ये एक बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। और इसके लिए मुझे लगता है कि बेहद उच्च करतल ध्वनियों से हमें पहले इस संस्था का आभार व्यक्त करना चाहिए। दूसरी बात, ये जो विषय है, अभी रेशमी दी ने, मैं चूंकि औपचारिक मंच पर हूं, फिर भी आदतन मैं बंगाल की हमारा कल्चर है कि हम अपने से बड़ों को दा और दी कहते हैं। तो रेशमी दी ने जिन चीजों की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया, उससे पहले एक विडंबना की ओर भी ध्यान आकर्षित किया। विडंबना ये कि हिंदी साहित्य पढ़ने वाले विद्यार्थी क्या अभिशप्त हैं दूसरे विषयों में या दूसरे क्षेत्रों में काम करने न कर पाने के लिए। हम अमूमन जब भी हमारे नए विद्यार्थी कॉलेज में हमसे मिलते हैं तो हम उनसे प्रश्न करते हैं, और बड़ा ही कॉमन सा एक क्वेश्चन होता है जो हम कॉमनली सबसे पूछते हैं और जानना चाहते हैं कि कौन क्या बोल रहा है, और इसकी कोई तैयारी का समय नहीं देते हैं ताकि कोई सोच कर किसी से पूछ कर ना आ सके कि हमें क्या बोलना चाहिए, कि हिंदी पढ़ने आए क्यों पढ़ने आए हो। और सारे के सारे नेगेटिव ऑप्शंस हम खुद देते हैं ताकि उन नेगेटिविटी में से पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश कर सके हो। मैं खुद ही अपने छात्रों को कहता हूं कि कहीं और एडमिशन नहीं मिला इसलिए पढ़ने आ गए हो क्या हिंदी, नंबर अच्छे नहीं थे क्या इसीलिए पढ़ने आ गए हो, या और कोई विषय समझ में नहीं आता था इसलिए हिंदी पढ़ने आ गए हो। आप विश्वास करें, शर्म से हो या जैसे भी हो, बच्चे इस नेगेटिविटी को नकारते हैं, और वहीं से हमारी सफलता का प्रथम चरण शुरू हो जाता है कि जब भी आप अपने जीवन में आने वाली नकारात्मकताओं को नकारना शुरू करते हैं, आप पहला कदम बढ़ा देते हैं सकारात्मकता की ओर। जिस दिन हमारा बच्चा ये कह देता है ना कि नहीं सर नंबर ठीक ठाक था, हम दूसरे विषय में भी एडमिशन मिल रहा था लेकिन हिंदी में आए, या कोई कह देता है कि नहीं सर कविता कहानी लिखने में हमको मजा आता था इसलिए हिंदी पढ़ने आए हैं, हमको और ट्रेनिंग चाहिए थी कविता कहानी लिखने की, तब हमको समझ में आ जाता है कि नहीं, कौन लंबी रेस का घोड़ा है और कौन कहां जाकर टूटेगा। और सरकारों ने जो इस तरह के कार्यक्रम शुरू किए, इंटर्नशिप, जो कि अमूमन पहले सिर्फ उद्योग जगत या विज्ञान जगत में हुआ करता था, क्योंकि वहां लोग महसूस करते थे कि एक तरह की प्रशिक्षण की आवश्यकता है। हम लोग क्लास 9 में बुक कीपिंग पढ़ते थे और क्लास 11, 12 बीकॉम करने के बाद हमारे जब सीनियर को कहते थे कि यार जितनी चीजें पढ़ी अभी तक, काम करने गए तो वहां तो कुछ था ही नहीं वैसा। यानी हमने जितनी चीजें अभी तक 5-6 सालों में पढ़ी हैं, ठीक है कोई सुधार में हाँ, हमने जितनी चीजें 5-6 सालों में और कॉपियों में जितने सिद्धांत, उन सिद्धांतों को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उन सिद्धांतों को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि आप एक प्रैक्टिकल लाइफ में उन चीजों का सामना कर सकें। और मुझे लगता है कि सरकारों ने और व्यवस्थाओं ने जब इंटर्नशिप की व्यवस्था हिंदी साहित्य में शुरू की, तो कोई ये मानने को तैयार हो या ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं साहित्य वालों का भला ही किया है। जिस तरह से रेशमी दी ने इशारा किया कि हिंदी का विद्यार्थी सिर्फ या तो शिक्षक बनता है या अनुवादक बनता है या पत्रकार बनता है। अब दुनिया में जहां हजारों किस्म की नौकरियां हैं, वहां हिंदी साहित्य के विद्यार्थी के लिए सिर्फ 3 किस्म की नौकरियां। तो क्यों ना हम एक तरह से ये मान कर चलें कि हिंदी साहित्य का विद्यार्थी एक समय में अभिशप्त होता था कि आपके पास कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है, और विकल्प जब ढूंढे गए तो जाहिर तौर पर आप जब विकल्पों को बढ़ाते हैं तो आपको अपनी क्षमताओं का भी विकास करना होता है।
बिना क्षमताओं के विकास के आपके पास विकल्प नहीं आएंगे, ना आप विकल्पों के योग्य बन पाएंगे। और इसीलिए इस तरह के इंटर्नशिप्स की व्यवस्था की गई। ये जो हिंदी में अनुवाद है इसका, प्रायोगिक प्रशिक्षण। प्रायोगिक प्रशिक्षण मतलब जो आप पढ़ रहे हैं आप उसको पहले इंप्लीमेंट करिए कि जो पढ़ा आपने वो सही है कि नहीं है, सिर्फ किताबी ज्ञान तो नहीं है। और इसीलिए मैंने बहुत सोचने की कोशिश की और लगा कि हमें साहित्य से जुड़कर कितनी और चीजें हो सकती हैं जिसमें हमारे बच्चे जा सकते हैं आगे। हिंदी पढ़ने के नाते वो खुद को 4 साल 5 साल बाद अभिशप्त न महसूस करें। और ये देखिए कि आज साहित्य के जितने बड़े बड़े रचनाकार हैं, उपन्यासकार हैं, वो ट्रेडिशनली हिंदी के व्यक्ति नहीं हैं। कोई साइंस का है, कोई कॉमर्स का है। जो बड़े बड़े आलोचक हैं वो ट्रेडिशनली हिंदी में ट्रेंड नहीं है। तो ये जरूरी नहीं है कि जिसने हिंदी साहित्य पढ़ा हो वही अच्छा साहित्यकार बनेगा। बाहर के व्यक्ति भी अपने आप को उस तरीके से ट्रेनिंग देकर, प्रशिक्षण देकर साहित्यकार बन सकते हैं और दूसरे क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। और साहित्यकार बनना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपको भाषा का एक प्रशिक्षण मिलता है, एक ट्रेनिंग मिलती है। अभी राजेश जी कह रहे थे अपदीपो भव। ये अपदीपो भव बड़ी तकलीफदेह प्रक्रिया होती है। खुद को जलाना होता है, खुद का दीपक खुद बनना होता है, कोई आपको बाहर से जलाने नहीं आएगा। और ये क्षमता बहुत मतलब भीषण क्षमता होती है। तो बेहतर है कि आप अपदीपो भव बने और देखिए कि किन क्षेत्रों में बन सकते हैं। सबसे साधारण है सरकारी जो ऑफिसेज हैं, जो सरकारी नौकरियों के लिए जो अलग अलग कार्यालय हैं, उनसे संपर्क करते हैं। जो अभी कई सारे विकल्पों के बारे में बातचीत कर रही थी रेशमी जी, तो विश्वविद्यालयों को, महाविद्यालयों को ये विकल्प दिए गए हैं कि आप विभिन्न प्रकार के जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, जो सरकारी कार्यालय हैं, उनके अधिकारियों से बातचीत करें अपने बच्चों को। लेकिन क्या हिंदी साहित्य का विद्यार्थी सरकारी कार्यालय में जाकर क्या करेगा? फिर वही अनुवाद। सरकारी कार्यालय में हिंदी साहित्य के विद्यार्थी के लिए क्या अनुवाद का ही एक विकल्प है? नहीं। हिंदी साहित्य का विद्यार्थी ये भूल जाता है कि वो हिंदी के अतिरिक्त भी 2 और विषय पढ़ता है। वो हिंदी पढ़ते पढ़ते ये भूल जाता है कि वो पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ रहा है, वो अंग्रेजी भी पढ़ रहा है, या फिलॉसफी भी पढ़ रहा है, या पॉलिटिकल साइंस भी, कुछ भी, एक हिस्ट्री भी पढ़ रहा है। और यहीं से अपदीपो भव की प्रक्रिया शुरू होती है कि आपको अपने विषय के अतिरिक्त भी जो 2 विषय मिले हैं उनको भी उतनी ही तन्मयता से पढ़िए, ताकि कोई आपको ये न कह सके कि पॉलिटिकल साइंस विषय तो था, जानते भी हैं संविधान के बारे में। आप विभिन्न सरकारी कार्यालयों में क्लरिकल काम से लेकर के उनके स्पेशलाइज्ड कामों में भी हाथ बटा सकते हैं। हाँ, मैं इब्रार जैसी संस्था की बात नहीं कर रहा हूं, ये पूरी तरह से विज्ञान पर आधारित संस्था है। बायो साइंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है ये, बायोसोशल। तो लेकिन इसका हिंदी साहित्य या ह्यूमैनिटीज से कोई संबंध नहीं है, मुझे लगता है। संबंध है। अच्छा, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे विद्यार्थियों के लिए इस तरह की संस्थाएं भी काम कर पाएंगी। यानी हम चाहें तो इस तरह की संस्थाओं में भी संपर्क करके इंटर्नशिप के लिए अपने विद्यार्थियों को भेज सकते हैं। दूसरे बैंक्स हैं, टी बोर्ड जैसी संस्था है, गेल जैसी संस्था है, भेल जैसी संस्थाएं हैं, एनटीपीसी है, तमाम इस तरह की दूसरी संस्थाएं हैं जहां पर हमारे विद्यार्थी अनुवाद के अतिरिक्त वहां के स्पेशलाइज्ड जो फॉर्मेट है उसको जाकर सीख सकते हैं 15-20 दिन के लिए। और ये आगे जाकर उनके रोजगार पर जब उनका संघर्ष शुरू होगा तो वहां पर उनके लिए बड़ी मददगार साबित होती है ये चीजें, कि वो बता सकते हैं कि हिंदी साहित्य के अतिरिक्त भी हम क्या जानते हैं या क्या जानने की क्षमता हम रखते हैं। ये तो बहुत जरूरी हो गया है। ये भी अपदीपो भव की तरह है। हिंदी पढ़ते 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 हमारी स्थिति ये हो जाती है कि हम अंग्रेजी पढ़ने में अपने आप को कमजोर से कमजोर करते चले जाते हैं। और ये बहुत सामान्य एक मनोविज्ञान है कि आप जब एक विषय में इतना ज्यादा रम जाएंगे तो दूसरे विषय आपके कमजोर होंगे। और इसके लिए जरूरी है कि बहुत मूलभूत तरीके से आप हिंदी के अतिरिक्त जो आपके दूसरे विषय हैं वो तो आप हिंदी में नहीं पढ़ते हैं, वो तो अंग्रेजी में पढ़ने पड़ते हैं आपको।
उन पर अगर आप ध्यान देते हैं ठीक से, उनको अगर अपनी तन्मयता से, अपने लगन से पढ़ते हैं, आप परीक्षाएं देते हैं और सही ढंग से पास करते हैं, तो मानकर चलिए कि ये समस्या आपके पास जीवन में नहीं आने वाली है। लेकिन फिर भी एक बार हम मान के चलें कि ये समस्या हिंदी के विद्यार्थियों के लिए अमूमन एक समस्या है। कम्युनिकेशन जो ये डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेटिव इंग्लिश जो होती है, कि कहीं भी इंटरव्यूज में, कहीं साक्षात्कार में बातचीत करते समय, अनुवाद के साक्षात्कार में भी कई बार पूछा जाता है कि आप अंग्रेजी में बोलकर दिखाइए। वहां हमारे विद्यार्थी, बहुत सारे विद्यार्थी जो है वो लड़खड़ा जाते हैं। तो हम कई संस्थानों में इस तरह के प्रशिक्षण के लिए भी अपने विद्यार्थियों को भेजते हैं। और एक ये भी बात जान लीजिए कि सामान्य तौर पर जो ये कम्युनिकेटिव इंग्लिश है, ये कोई शेक्सपियरियन इंग्लिश नहीं होती है कि आपको बहुत गहरी अंग्रेजी भाषा और व्याकरण की जानकारी जरूरी है। बस आपका मुंह और आपका दिमाग, ये दो चीजें एकदम संयमित तरीके से खुले होने चाहिए। आप आराम से अपनी बात को अंग्रेजी भाषा में दूसरों तक कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसको पहुंचा सकते हैं। आप अपनी शब्द सीमा जो है वो बढ़ा सकते हैं, आप अपने व्याकरण को मजबूत कर सकते हैं, आप प्रोनाउंसिएशन पर काम कर सकते हैं कि आप उच्चारण अलग अलग तरीके के, जो अंग्रेजी कितने अलग अलग तरीकों से बोली जाती है, आप उस उच्चारण पर काम कर सकते हैं इस प्रशिक्षण के दौरान। टीचिंग सामूहिक तौर पर आप शिक्षा में या शिक्षण में आप ये करते हैं, सहभागिता करते हैं। इससे आपको मिलता क्या है? ये चीजें देख लीजिए, गेन न्यू पर्सपेक्टिव, नई दिशाएं आपके लिए खुलती हैं, आप नए संपर्क बना पाते हैं, आपके नए एंगेजमेंट्स जो होते हैं, आप अलग अलग जगहों पर अपना जुड़ाव महसूस करना शुरू करते हैं। आप इम्प्रूव, जो कम्युनिकेशन स्किल की बात हमने की, आप, हमारे यहाँ तो एक स्टेज फियर नाम की भी एक चीज होती है ना, बहुत अच्छे खासे लोग जो होते हैं उनको स्टेज पर खड़ा कर दीजिए, होठ सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्टेज फियर नाम की एक चीज है। वो हम बच्चों को देना शुरू करते हैं स्टूडेंट सेमिनार के माध्यम से, और भी कई उपाय हैं हमारे पास, ताकि बच्चे को वहां खड़ा होने पर ना पसीना ना आए, उसको पता रहे कि जब 100 लोगों के सामने या 50 लोगों के सामने बोलना होता है तो किस तरह से बोलना होता है। क्योंकि अगला कि कहीं ना कहीं जीवन में वो जाएगा पब्लिक डीलिंग में, वो शिक्षक बने, वो अनुवादक बने, वो किसी भी काम में जाए, उसको पब्लिक डीलिंग करनी है। बिना पब्लिक डीलिंग के वो साहित्य पढ़ा हुआ व्यक्ति तो ज्यादा लंबे समय तक काम नहीं कर पाएगा। एक्सेलरेट लर्निंग, आप अपनी जो लर्निंग होती है, आपका जो सीखने का ये होता है स्तर होता है, उसको आप बढ़ाते चले जाते हैं। इसके बारे में अभी बताई थी, रेशमी जी बता रही थी कि आसपास के स्कूल में, कॉलेजेस में बच्चों को भेजने की एक व्यवस्था है। और ये चीज जब मैं सुन रहा था और पढ़ रहा था तो मुझे बात याद आ रही थी अपने क्लास 1 क्लास 2 की। मैं एक बहुत ही सामान्य, इसी कलकत्ते के बहुत सामान्य सरकारी विद्यालय से पढ़ा हुआ था, जिसमें हमारे समय में महीने की फीस 8 रुपए थी। और वहां शिक्षक दिवस पर एक परंपरा थी कि ऊंचे दर्जे के जो विद्यार्थी थे वो नीचे दर्जे के विद्यार्थियों को पढ़ाने जाते थे। अब आप सोचिए, क्लास 4 का विद्यार्थी क्लास 3 के विद्यार्थी को पढ़ाने जा रहा है, वो क्या पढ़ाता होगा। हम आप तो इस उम्र में क्लास 4 के बच्चे को कुछ समझते नहीं है, लेकिन उनकी भी एक दुनिया होती है और वही कम्युनिकेटिव स्किल होता है। सरस्वती पूजा में हमें लड्डू बनवाए जाते थे, ये सारी चीजें इंटर्नशिप थी। लकड़ी के पेंसिल बनवाए जाते थे स्कूलों में, ये भी इंटर्नशिप थी। ये कागज का जो ठोमा हम लोग यूज करते हैं, ये बनवाए जाते थे। लोगों को लगता था कि लड़कों से गधा मजदूरी कराई जा रही है, नहीं, ये सारी चीजें इंटर्नशिप का हिस्सा थी। वही गीत भी गवाए जाते थे रामधारी सिंह दिनकर के। जो बच्चा बादल में इंटरेस्ट दिखाता था उसको कुछ नहीं, एक शिक्षक बैठा के बोलता था तबला पीटो, जैसा पीटना है पीटो, लेकिन पीटो, हाथ के वाइब्रेशन तो पता तो चले कि चमड़े पर हाथ पीटने से कैसा लगता है। ये सारी चीजें इंटर्नशिप का हिस्सा थी, जिसको कि अब बहुत सिस्टमैटिक तरीके से, बहुत व्यवस्थित तरीके से हमारे सामने सरकारें ला रही हैं। तो आप ये ना समझें कि बहुत नए तरीके और बहुत नई चीजों से आप सामना कर रहे हैं। ये चीजें थी हमारी शिक्षा व्यवस्था में पहले भी, लेकिन निजी प्रयासों का हिस्सा थी, कोई व्यवस्था का हिस्सा नहीं। पब्लिक स्पीकिंग, जो मैं भी कह रहा था कि लोगों के सामने खड़ा होकर पब्लिक डीलिंग करके आप लोगों से कम्युनिकेट कैसे कर पाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप बोल रहे हैं और लोगों को नींद आ रही हो,
कोई आपकी तरफ देखना ना चाह रहा हो, कोई आपको सुनना ना चाह रहा हो, लोग अपने मोबाइल में लगे हुए हों। ये पब्लिक डीलिंग भी एक कला है, और इस कला को सीखने के लिए देखिए यहाँ एक छोटा सा ये डायग्राम बनाया हुआ है। ऑडियंस क्या है? लर्नर है। आप सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ जान रहे हैं। अच्छा बुरा मैं ये नहीं जानता, हो सकता है कि मैं बुरा ही बोल रहा हूँ, आप बुरा ही जान रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि बुरा कैसा होता है। मेरा वक्तव्य जब समाप्त होगा तो आपको पता होगा कि बुरा ऐसा होता है। स्पीकर, एक्सपर्ट, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। जो स्पीकर बन के आता है वो अपने आप को एक्सपर्ट मानता है, लेकिन इसका जजमेंट जो है, इसका निर्णय जो है वो सामने बैठी जनता देती है, वो लर्नर देते हैं कि कितना लर्न करा पाए और कितना नहीं करा पाए। प्रेजेंटेशन, जिस तरह से आप चीजों को रखते हैं सामने, आपकी भाषा, आपका जो बॉडी लैंग्वेज होता है, आपका जो कहने का तरीका होता है, आपके जो रेफरेंसेस होते हैं, ये सारी चीजें मिलकर बताती हैं कि प्रेजेंटेशन कैसा रहा और उसने आपको इनहेंस किया कि नहीं किया। और आखिरी चीज, सपोर्ट। बिना इस टूल के मैं आपको ये चीज नहीं समझा पाता। यही टूल है। टूल का इस्तेमाल करना भी हमारे लिए एक इंटर्नशिप का हिस्सा है। टूल का इस्तेमाल करना आना चाहिए। हम कक्षाओं में पूछते हैं बच्चों से कि ये आता है कि नहीं, तो बच्चों को फेसबुक, व्हाट्सएप के अतिरिक्त स्मार्टफोन का कुछ दूसरा इस्तेमाल दिखता ही नहीं है। आजकल नया चल गया है चैट जीपीटी, क्योंकि प्रोजेक्ट पूरा करना होता है। वो चैट जीपीटी से प्रोजेक्ट पूरा करके और वैसे का वैसे ही प्रिंट निकाल के दे देते हैं। हमारे कलीग आसिफ सर बैठे हुए हैं, एकदम गूगल का ही प्रिंट निकाल के, वो एडिट भी करने की जरूरत नहीं समझते हैं। ये क्यों होता है? लैक ऑफ नॉलेज अबाउट टूल्स। अगर टूल्स का नॉलेज ठीक होता तो कहते हैं ना कि चोरी करना भी एक कला है। अगर आप चीटिंग कर रहे हैं तो वो भी एक कला है। लोगों को पता तो न चले कि आपने चीटिंग की है। तो ये टूल्स की जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी आप सपोर्ट से काम कर पाएंगे। उसके सपोर्ट से चीजों को अच्छे तरीके से एनहांस कर पाएंगे। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा मतलब शानदार क्षेत्र है। मैं सत्यजीत रे के बारे में नहीं कह रहा हूं, वो क्षेत्र से ऊपर है। मैं फिल्म स्टडीज के बारे में कह रहा हूं। हिंदी साहित्य का विद्यार्थी फिल्म स्टडीज में क्या कर सकता है? आप देखिए कि आज हिंदी साहित्य से प्रभावित और उसको पढ़े हुए लोग फिल्म स्टडीज में बड़े बड़े एक्टर बन रहे हैं और डायरेक्टर्स बन रहे हैं और गीतकार बन रहे हैं, डायलॉग राइटर्स बन रहे हैं। फिल्मों में अच्छी हिंदी का एक नया क्रेज शुरू हुआ है। फिल्मों में इस चीज का मजाक उड़ाया जाना शुरू हो चुका है कि मैं अंग्रेजी नहीं जानता, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं हिंदी जानता हूं। और इस पर एक गर्वबोध शुरू हुआ है। ये गर्वबोध जरूरी है, यही आपको तमाम कुंठाओं से बाहर निकालता है। बहरहाल फिल्म स्टडीज, आप जब भी साहित्य पढ़ते हैं तो आपको एक ऑर्नामेंटल लैंग्वेज, एक अलंकारिक भाषा का प्रशिक्षण मिलता है, और वो प्रशिक्षण आपको फिल्म स्टडीज की तरफ ले जाता है। क्योंकि जो फिल्में हैं वो सिर्फ साहित्यिक रचनाओं पर नहीं बनती हैं, वो निजी तौर पर भी कुछ लोग क्रिएट करके फिल्में बनाते हैं। तो जब तक आप उस कंटेंट को ना समझें, और उस कंटेंट को समझने का प्रशिक्षण कौन देता है? साहित्य देता है। क्योंकि साहित्य में आपने सैकड़ों हजारों कंटेंट्स पढ़े और समझे होते हैं, वो आपकी ट्रेनिंग का एक हिस्सा होता है। आप लोगों को समझा सकते हैं कि इस चीज को कैसे प्रस्तुत किया जाए। राज कपूर शायद अकेले न बना पाते तीसरी कसम, अगर शैलेंद्र साथ ना होते तो। ये बात हमें समझनी होगी। शैलेंद्र सिर्फ गीतकार नहीं थे फिल्म के लिए, वो राज कपूर के सहकर्मी भी थे। ट्रांसलेशन स्किल्स, अनुवाद आपको आना चाहिए। कई लोग अनुवाद को दोयम दर्जे का काम मानते हैं। हम लोग मानते हैं अनुवाद अपने आप में एक रचना होती है, क्योंकि ये अनुवाद सिर्फ सरकारी कार्यालयों का अनुवाद नहीं होता है जो शब्दानुवाद हो, भावानुवाद भी होता है। जब आप रचनाओं का अनुवाद करते हैं तो आप सिर्फ शब्दों का अनुवाद नहीं करते हैं, आप पूरे के पूरे भाव का अनुवाद कर रहे होते हैं। आपको भगीरथ प्रयास और हरकुलियन एफर्ट में ये अंतर बताना पड़ता है कि हरक्यूलिस कौन था और भगीरथ कौन था। अगर भगीरथ प्रयास को आप भगीरथ एफर्ट लिख के इंग्लैंड में चलाएंगे तो काम नहीं चलेगा, आपको हरक्यूलियन एफर्ट लिखना होगा।
और हरक्यूलियन एफर्ट को आप यहाँ पर अगर हरक्यूलियन प्रयास लिखकर काम करेंगे तो काम नहीं चलेगा, कई लोगों को समझ में नहीं आएगी बात। आपको बताना पड़ेगा कि उसी तरह का एक प्रयास यहाँ भी हुआ जिसको हम भगीरथ प्रयास कहते हैं। तो ये स्किल्स, आपको ये जितनी चीजें हैं आपको उतना ही रिसर्च करना पड़ता है। भाषा बहुत महत्वपूर्ण होती है अनुवाद के लिए। ये हमारे विद्यार्थियों को बड़ी गलतफहमी होती है कि हिंदी पढ़ लिए साथ में अंग्रेजी एक विषय है तो हम अनुवादक बन जाएंगे, या अंग्रेजी पढ़ लिए साथ में एक विषय हिंदी है तो अनुवादक बन जाएंगे। जिस दिन सही अनुवाद का काम सामने आ जाएगा ना, हालत खराब हो जाती है। और इसीलिए एक रिसर्च स्किल बीच में आप कहीं देख रहे होंगे, चौथे नंबर पर देखिए, यही रिसर्च स्किल आपके लिए जरूरी हो जाती है अनुवाद के समय कि आप मूल रचना और उसके समाज को पकड़कर अनुवाद करें। और साहित्य पढ़ने वाले विद्यार्थी को इसीलिए अनुवाद पर भी उतना ही काम करना चाहिए जितना वो अपनी कविता कहानियों पर कर रहा है। मीडिया का एक क्षेत्र है, मीडिया के क्षेत्र से जुड़े प्रतिष्ठित लोग इस सभागार में हैं। राजेश जी हैं, आदरणीय जीतांशु जी बैठे हैं। अभी राजेश जी कह रहे थे कि अनवर जी कह रहे थे कि 20 वर्ष दिए मैंने, और 20 वर्ष देने के बाद क्या पाया ये वही जानते हैं, और इस बात को कोई देख नहीं सकता है। जो दिखता है वो इस तरह के कॉन्सेप्चुअल प्रोग्राम्स में दिखता है। क्यों किसी और को ये कार्यक्रम नहीं सूझ गया? इस कलकत्ते में रोज दर्जन के हिसाब से कार्यक्रम हो रहे हैं, ये कार्यक्रम किसी और को क्यों नहीं सूझ गया? कारण यही है कि उन्होंने जब अपने आप को, इस प्रोफेशन को, इस पत्रकारिता को दिया तो उन्होंने उसकी खामियां भी समझी, उसकी अच्छाइयां भी समझी। और जैसे ही मीडिया के लोगों की बड़ी खासियत होती है, नई चीजें एकदम झट से पकड़ते हैं। जैसे ये नई चीज आई, इसको एनालाइज करके लगा कि नहीं, अब हमें शिक्षण के क्षेत्र में ये इंटर्नशिप कैसे करेंगे बच्चे, क्या महत्व है। बच्चों को समझ में नहीं आ रही है चीजें, इंटर्नशिप का क्या करना है क्या नहीं करना। 15 दिन का एक कोर्स है, जाएंगे सर्टिफिकेट लेके चले आएंगे, हो गया इंटर्नशिप। लेकिन उस इंटर्नशिप का सही मतलब क्या है ये समझने के लिए मैं और उत्साहित होता अगर ये हॉल और भरा होता और यहाँ विद्यार्थी ज्यादा होते। क्योंकि अरुण जी, हमारे आपसे ज्यादा विद्यार्थियों के इस्तेमाल की चीज है। उनके लिए ये कॉन्सेप्ट, ये मामला क्लियर होना जरूरी है, स्पष्ट होना जरूरी है कि उनको क्या करना है। इतनी सारी चीजें बताई जा रही हैं, इतनी सारी चीजों में उनको क्या करना है ये उनको तय करना है। नहीं तो वो फिर भेड़ चाल की तरह हम जहां भेजते हैं, जहां अपनी सुविधा होती है वहां भेजते हैं और वो चले जाते हैं बेचारे। उसका इंटरेस्ट हो या ना हो, वो जाके ट्रांसलेशन सीख रहा है। उसका इंटरेस्ट हो या ना हो, वो फिल्म स्टडीज का कोर्स कर रहा है। हो सकता है उसका इंटरेस्ट पत्रकारिता में हो, पत्रकारिता में इस बार कॉलेज कोई अरेंजमेंट नहीं कर पाया इसलिए वो नहीं जा पाया। वो कहीं और अरेंजमेंट कर सकता था लेकिन उसको पता नहीं है कि ऐसा किया जा सकता है, इसलिए वो नहीं कर पा रहा है। तो ये सारी विडंबनाएं जो हैं ये इसलिए हो रही हैं ताकि बहुत लोग बहुत कुछ नहीं जानते हैं या इनिशिएट नहीं करते हैं। मीडिया में भी कई हिस्से हैं, हम पत्रकारिता मानकर सिर्फ प्रिंट मीडिया ले लेते हैं। आज तो मामला बहुत आगे चला गया है, सोशल मीडिया भी बहुत ज्यादा उन्नतशील हो गया है। तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पर लोग अपनी बातें कह देते हैं। किताब की किताबें छप रही हैं सोशल मीडिया पर, अब प्रकाशकों की आवश्यकता नहीं पड़ गई। अब किसी का मुंह नहीं जोड़ना होता है कि कोई मेरे लेख को छाप दे, कोई मेरी किताब छाप दे, मेरी बात को कोई कहीं पहुंचा दे। सबके लिए सारा कुछ खुला हुआ है। तो ऐसे क्षेत्र में भी हिंदी साहित्य पढ़ा हुआ विद्यार्थी अपनी क्रिएटिव जो उसकी ये क्रिएटिव इंस्टिंक्ट होती है उसका इस्तेमाल कर सकता है, बशर्ते कि किसी इंटर्नशिप के तहत, किसी प्रायोगिक प्रशिक्षण के तहत उसको इसकी ट्रेनिंग दी जाए, प्रशिक्षण दिया जाए। कंटेंट राइटिंग, इसके बारे में बहुत लोगों को बड़ी असमंजस की स्थिति में रहते हैं लोग कि कंटेंट राइटिंग होता क्या है, लेख लिखना होता है क्या। आप किसी भी चीज के बारे में जब लोगों से परिचयात्मक तरीके पर उससे परिचय कराते हैं, आप एक मोबाइल पर भी कंटेंट लिख सकते हैं, आप एक सीरियल पर भी कंटेंट लिख सकते हैं, आप एक किताब का भी कंटेंट लिख सकते हैं, एक फिल्म, एक सीरियल का भी, इसका भी कंटेंट लिख सकते हैं आप। यानी आप किसी चीज से लोगों को परिचय कैसे कराते हैं, इसीलिए लोग कहते हैं क्रिएटिव कंटेंट राइटिंग, एक शब्द चलता है। कंटेंट राइटिंग के साथ एक छुपा हुआ शब्द चलता है क्रिएटिव कंटेंट राइटिंग। नॉन क्रिएटिव भी होता है क्या कंटेंट राइटिंग?
कंटेंट राइटिंग नॉन क्रिएटिव हो ही नहीं सकता। अगर कोई ये मान रहा है तो गलतफहमी में है। कंटेंट राइटिंग अपने आप में क्रिएटिव होता है। किसी के पास अगर भाषा की क्षमता न हो, व्याकरण की क्षमता न हो, वस्तु का ज्ञान न हो उसके पास, तो वो उस वस्तु का कंटेंट नहीं लिख सकता है। अंडरस्टैंडिंग टारगेट ऑडियंस, किसके लिए लिख रहे हैं आप? समझ रहे हैं? आप 3 रुपए वाले पेन का कंटेंट लिख रहे हैं या 3000 वाले पेन का कंटेंट लिख रहे हैं, दोनों की भाषा और दोनों के प्रस्तुतिकरण में अंतर आ जाएगा। आप एक जूते का कंटेंट लिख रहे हैं जो 500 रुपए में बिकता है, और एक जूते का कंटेंट लिख रहे हैं जो 15,000 रुपए में बिकता है। दोनों के प्रस्तुतिकरण और भाषा में अंतर आ जाएगा। राइटिंग विद पर्पस, किस उद्देश्य से लिख रहे हैं? जो मैंने बताया कि सिर्फ लोगों को परिचय कराना है या बेचना भी है। दोनों चीजें एक साथ भी हो सकती हैं। एडवर्टाइजिंग कंटेंट भी होता है। तरह तरह के लोग एडवर्टाइजिंग, जो हम लोग पुराने जमाने में पढ़ते थे ना, निरमा सुपर, आपकी पारखी नजर, ये सारी चीजें एडवर्टाइजमेंट की भाषा देखिए कितनी लचीली और कितनी सुंदर भाषा होती है। 1 मिनट में आपके लिए नरेशन कर देती है। मैं बार बार अपने विद्यार्थियों से एडवर्टाइजमेंट का इस्तेमाल करता हूं कि जो बीवी से करे प्यार वो प्रेस्टीज से कैसे करे। इनका एक स्टैंडर्ड बना देता है कि जो अपनी पत्नी से प्यार करता है वो प्रेस्टीज को तो ले ही जाएगा। अब कितने लोग उस स्टैंडर्ड में फंसते हैं, उस भाषा में फंसते हैं, ये अलग बात है। पुराने जमाने में महिलाएं साबुन को उसके हीरोइन के चेहरे के नाम से जानती थी, कंपनी के नाम से नहीं जानती थी। कौन सा हेमा मालिनी वाला साबुन है और कौन जयाप्रदा वाला साबुन है। ये प्रस्तुतिकरण था कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट को प्रस्तुत कर रहे हैं। रिपीट द प्रोसेस। आप बार बार जो क्रिएटिव कंटेंट है उसको कैसे रिपीट कर रहे हैं या उसको कैसे बार बार नए तरीके से बना रहे हैं। क्रिएटिंग वैल्यूएबल कंटेंट, आप महत्वपूर्ण कंटेंट बनाइए जो ज्यादा दिन तक सर्वाइव कर सके। ऐसा ना हो कि 4 दिन में लोग उसको भूल जाएं, 4 दिन बाद वो कंटेंट पुराना हो जाए। कोशिश करिए कि ऐसा कंटेंट, और वो कंटेंट कब बनेगा, मैं बार बार घूमकर उसी तरह से पुनः मुझको भवा की तरह उसी तरह से आ रहा हूं कि जब तक आपकी भाषा और साहित्य की ट्रेनिंग अच्छी नहीं होगी, जब तक आपकी समझ परिपक्व नहीं होगी, तब तक ये वैल्यूएबल चीजें आप क्रिएट नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद।